भैरवपुर के उस विशाल बरगद के नीचे शाम ढलते ही सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। गांव के बुजुर्ग और ऊंचे तबके के लोग वहां जुटते थे। बाढ़ का पानी अभी भी खेतों और पोखरों में जमा था, जिससे गांव की गलियां कीचड़ और खौफ से भरी थीं। रघु प्रसाद मास्टर ने अपनी धोती ठीक करते हुए कहा, जो भी कहिए धनमोहन काका, ये घटनाएं वाकई सामान्य नहीं है। पिछले 2 हफ्ते में 4 मौतें और चारों जवान लड़के। धनमोहन काका ने हुक्के का एक लंबा कश खींचा और धुआं छोड़ते हुए बोले, अजीब क्या है मास्टर, रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो पैर फिसलेगा ही। अंधेरे में तालाब और जमीन का फर्क नहीं दिखता, हादसा तो होना ही है। पर काका, एक और ग्रामीण ने टोकते हुए कहा, सब उसी शमशान के पास वाले कंकाल ताल में ही क्यों मर रहे हैं? गांव में और भी तो 10 तालाब हैं, वहां कोई क्यों नहीं डूबता? धनमोहन काका की आंखें चमक उठीं। अरे रहने दे, ये गांव है, कोई मुंबई दिल्ली नहीं कि सरकार यहां रोशनी लगवाएगे। हम किसान हैं, हमें इन्हीं हालातों में जीना और मरना पड़ेगा। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। रघु प्रसाद मास्टर ने फिर भी अपनी बात रखी। फिर भी काका, सोचने वाली बात है। बाढ़ आई पूरे गांव में, झील पोखरे भरे हैं पूरे इलाके में, लेकिन मौत का अड्डा सिर्फ वही कालकूट शमशान वाला ताल ही क्यों बना हुआ है? वहां बैठे अन्य लोग चुपचाप सुन रहे थे। गांव की मर्यादा थी कि बड़ों के बीच छोटे नहीं बोलते, पर सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका? इन्हीं चर्चाओं के बीच अंधेरे को चीरती हुई एक आकृति दिखाई दी। एक गठीले बदन का आदमी, कंधे पर लाठी, हाथ में पोटली और चेहरे पर थकान। अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते, कहां से आए हो? मास्टर ने पूछा। अजनबी ने सबको झुककर प्रणाम किया। राम राम, मैं आंतला से आया हूं, मेरा नाम विक्रम है। मैं इस गांव के शिवहरी पांडे जी का वकील हूं। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? धनमोहन काका ने तंज कसा। हाँ काका, विक्रम ने ठंडी सांस ली। मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है, उसी के कागजात दिखाने और मुकदमा लड़ने आया हूं। धनमोहन काका ठहाका मारकर हंसे। पर बाबू, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भैरवपुर में अब मुकदमों का फैसला कचहरी में नहीं बल्कि शमशान में होता है। यहां मुकदमेबाजी नहीं चलती। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसने बड़ी उम्मीद से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इतनी दूर से आया हूं, क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूं? बड़ी मेहरबानी होगी। धनमोहन काका ने तिरछी नजर से उसे देखा। शिवा पांडे तो अब निकुंजपुर में रहते हैं। तुम चाहो तो शमशान के पास वाले उनके पुराने खपरेल वाले घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, उस कालकूट शमशान और कंकाल ताल की तरफ मत जाना। वहां भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है। विक्रम को गुस्सा आ गया। काका, मुझे डराइए मत, मैं पहलवान का बेटा हूं। भूत प्रेत सामने आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। इतना कहकर विक्रम पैर पटकते हुए अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। उसके जाते ही मास्टर ने कहा, काका आपने ठीक नहीं किया, उसे वहां भेज दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो? धनमोहन काका बोले, सुना नहीं, वो पहलवान का बेटा है, होने दो जो होता है, मैं तो अब सोने जा रहा हूं। विक्रम लाठी ठकठकाता हुआ उस पुराने घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में ताड़ के ऊंचे पेड़ हवा से टकराकर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। अचानक उसके सामने एक विशाल परछाई खड़ी हो गई। उसका आकार सामान्य इंसान से 2 गुना था। कौन है? विक्रम चीखा। इससे पहले कि वो लाठी चला पाता, उस दानव जैसे दिखने वाले शख्स ने विक्रम को एक हाथ से उठा लिया और घसीटते हुए शमशान के बीचों बीच ले गया। वहां एक भयंकर आग जल रही थी। आग के सामने एक अघोरी तांत्रिक बैठा था, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, और उसके बगल में खड़ा था धनमोहन काका। आ गया मेरा शिकार, अघोरी हंसा। धनमोहन, तूने सही आदमी चुना। इसकी बलि चढ़ते ही तेरी साधना सफल होगी। धनमोहन काका का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उनके चेहरे पर वही पिशाच जैसी मुस्कान थी। विक्रम, तू सोच रहा होगा कि मैं तुझे वहां क्यों भेजा। ये तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है। मैं इसे अमृत पोखर बना रहा हूं। जिसकी भी जान यहां जाएगी, उसकी रूह और उसकी उम्र मुझे और इस गुरुदेव को मिलेगी। हम अमर हो जाएंगे। विक्रम ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, पर वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था। अघोरी ने अपने चेले यानी उस राक्षस को इशारा किया, उठा तलवार और कर दे इसका काम तमाम। उधर गांव में वीर सिंह काका, मास्टर और अन्य लोग लाठियां और मशाले लेकर निकल पड़े थे। वीर सिंह काका ने कहा, मुझे पहले ही शक था,
धनमोहन उस अघोरी के साथ मिला हुआ है। मैंने उसे कई बार रात को हड्डियां ले जाते देखा था। जैसे ही वे शमशान पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो राक्षस तलवार लेकर विक्रम की गर्दन की ओर बढ़ रहा है। रुको! वीर सिंह काका चिल्लाए। मास्टर रघुप्रसाद ने फुर्ती दिखाई और अपनी जलती हुई मशाल पूरी ताकत से उस राक्षस की ओर फेंकी। मशाल उसके कपड़ों में जा फंसी और वो राक्षस आग का गोला बनकर चीखने लगा। किसकी हिम्मत हुई मेरी साधना रोकने की? अघोरी खड़ा हो गया। गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। वीर सिंह काका ने दहाड़ लगाई, धनमोहन, तूने अमर होने के लिए गांव के मासूमों को मार डाला, तुझे शर्म नहीं आई? धनमोहन काका अभी भी अहंकार में थे। तुम लोग क्या जानो अमर होने का सुख, मैं नहीं मरूंगा। तभी मास्टर ने दौड़कर विक्रम के हाथ खोल दिए। आजाद होते ही विक्रम का डर गुस्से में बदल गया। उसने वही तलवार उठा ली जो राक्षस के हाथ से गिरी थी। काका, अब तुम अपनी अमरता का स्वाद चखो, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। वीर सिंह काका और मास्टर ने उसे रुकने की कोशिश की। रुको विक्रम, इसे कानून के हवाले करेंगे, इसे मारो मत। लेकिन विक्रम पर जैसे उन 4 मरे हुए लड़कों का खून सवार था। उसने धनमोहन और उस अघोरी पर वार करना शुरू किया। गांव वालों ने भी लाठियों से उस ढोंगी तांत्रिक को पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार के बीच धनमोहन काका और अघोरी की सांसें उखड़ गईं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कंकाल ताल पर पड़ी, तो वहां कोई खौफ नहीं था। गांव वालों ने उस शमशान को हमेशा के लिए बंद कर दिया और कसम खाई कि अब कोई भी लालच की राह पर नहीं चलेगा।